नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी ने कल झारखंड में 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और आज महाराष्ट्र में अपना जोर दिखाने के लिए 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने अपना असली चेहरा भी उजागर कर दिया है कि जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर वो विरोधियों को निशाने पर लेती आई है, उसी की परिवारवाद से बीजेपी को कोई परहेज नहीं है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। दरअसल कल शाम झारखंड में बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा देने की नई मिसाल कायम करते हुए चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू को टिकट दी। पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी को उम्मीदवार बनाया और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी टिकट दे दी। आपको बता दूं कि झारखंड में बीजेपी कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 81 सीटों की विधानसभा है, उसमें 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और जिनमें से 66 सीटों पर कल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी में बगावत और भगदड़ की शुरुआत भी हो गई है। लिस्ट के जारी होते ही पोटका विधानसभा सीट से 3 बार के भाजपा की विधायक रही मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर सरायकेला से बीजेपी एसटी मोर्चा के कोषाध्यक्ष गणेश महली ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि बीजेपी अब पहले जैसी नहीं रही, मैं दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं। अभी कुछ और विधानसभा सीटों से भी असंतोष की खबरें आनी हैं। दरअसल बीजेपी ने इस बार अपने प्रत्याशियों में 13 दल बदलुओं को टिकट दिया है दोस्तों, जो पिछले 5 सालों में दूसरे दलों से या दूसरे दलों को तोड़कर लाए गए हैं और दूसरे दलों से तोड़कर लाए गए हैं, ये कहें तो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे बीजेपी के कोर मतदाता बीजेपी के साथ बने रहेंगे? बीजेपी की लिस्ट पर आज कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने उसे महाभ्रष्टाचारी पार्टी कहा है। आइए जरा राजेश ठाकुर, कांग्रेस नेता, उनकी बाइट सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इसी लिस्ट पर। सुनिए। वो भ्रष्ट नेताओं का गठबंधन है। झारखंड की जनता जो भ्रष्ट नेताओं का गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसे वोट नहीं देगी, क्योंकि वो विकास चाहती है और एनडीए की सरकार बनवाएगी। जिन लोगों ने मधु कोड़ा को गले लगा लिया, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, समझ से परे है। जिन पर वो लगातार आरोप लगाते थे, 4000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करते थे, गीता कोड़ा को उसी नाम पे धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कराया। भ्रष्टाचार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन चुकी है झारखंड में। उनके पास उम्मीदवार नहीं है लड़ाने को। कल तक जिन्हें थूक दिया था उसको आज चाटने का काम कर रहे हैं। कल आजसू को उन्होंने 2019 में दरकिनार किया था, आज उसको लेकर के चल रहे हैं। लोजपा को उन्होंने साथ लिया है। अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपको उम्मीदवार के लाले पड़े हुए हैं। शिबू सोरेन जी का परिवार नहीं हो और झामुमो का परिवार, कांग्रेस का परिवार नहीं हो, तो उनके पास उम्मीदवार नहीं है। आपने देखा किस तरह से बाप बेटे को टिकट देने का काम किया। जो वंशवाद की बात करते थे, बाप बेटे को टिकट दिया कि नहीं? चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन को। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी को टिकट दिया कि नहीं दिया? रघुवर दास जी की बहू को टिकट दिया कि नहीं दिया? मधु कोड़ा जी की पत्नी को टिकट दिया कि नहीं दिया? ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे लोग बहुत आहत हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्या हम दरी चादर बिछाने के लिए इस पार्टी में बैठे हुए हैं? कितनी नाराजगी है वो सब अभी पता चलेगा। लेकिन जो एनडीए का गठबंधन है, तो सुन रहे थे आप यहां राजेश ठाकुर जो बातें रख रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं और साफ साफ यहां की परिवारवाद के साथ साथ महाभ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी और इसने क्या कुछ किया है। बाबूलाल सोरेन से लेकर चंपाई सोरेन तक को टिकट, ये बीजेपी झारखंड बीजेपी में परिवारवाद का जो नमूना है ये आप देख लीजिए। चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट यहां पर, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू को टिकट, और ये तमाम लिस्ट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये आप देखेंगे तो झारखंड में बीजेपी के लिए मुश्किलें सिर उठाने लगी हैं दोस्तों। इधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने जिन 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उनमें कौन कौन है जरा ये भी सामने ले आता हूं। जो
आज देखिए पहली लिस्ट महाराष्ट्र में बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उसके प्रमुख नाम देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो हैं वो हैं इसमें, और ऐसे और भी कई सारे नाम हैं, उन नामों को आप देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा और राधा कृष्ण विखे पाटिल, इनके अलावा गिरीश महाजन, सुनील मुनगंटीवार और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के नाम इनमें शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है, यानी कि बीजेपी की टिकट मिल गई है इनको भी, श्रीजया चौहान को भी। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित नीतीश राणे को भी बीजेपी ने टिकट दे दिया है, यानी कि नीतीश राणे भी बीजेपी से फिर से टिकट पाने में कामयाब हो गए हैं। खास बात यह है कि 99 में से 89 नाम मौजूदा विधायकों के ही हैं, यानी केवल 10 नए नामों पर बीजेपी ने दांव लगाया है और साथ ही बागियों से दूरी बनाकर सेफ गेम खेलने की कोशिश भी की है। मौजूदा विधायकों को फिर से चांस देने का एक मतलब यह भी है कि बीजेपी इस समय किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा रही है। टिकट बंटवारे में बीजेपी देखें तो फिलहाल विपक्ष से आगे निकल गई है, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष इस समय किस रणनीति पर चल रहा है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के समर्थक जानना चाहते हैं कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तैयारी कहां तक पहुंची है। आप जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जनता को थी और खुद कांग्रेस भी मानकर चल रही थी कि उसे जीत मिलेगी, लेकिन जब नतीजों में हार सामने आई तो ईवीएम पर संदेह का मुद्दा उठा। इस संदेह में भी असली न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अब न्याय हासिल करने का एक ही तरीका यह है कि बीजेपी को सत्ता में न आने दिया जाए। झारखंड में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच मजबूत गठबंधन बना हुआ है, आप जानते हैं, और आरजेडी भी इसमें साथ है और उसके अलावा सीपीआई एमएल भी साथ में है। वहीं उधर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट, शरद पवार गुट और शरद पवार की जो एनसीपी है वो इसके साथ मिलकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जैसा कमाल करे, ये उम्मीद इंडिया गठबंधन के मतदाता लगा रहे हैं। कई सर्वे भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी की लिस्ट भी यही बता रही है कि वो संभल कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि फूट और हार का डर उसे सता रहा है। कल ही अजित पवार के करीबी और 5 बार के विधायक और अभी सिंदखेड़ राजा से विधायक राजेंद्र शिंगणे जिस तरह शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं, उससे जाहिर होता है कि लोग इंडिया ब्लॉक पर यानी इंडिया गठबंधन पर भरोसा दिला रहे हैं। तो ये देखिए एक भरोसे की बात है जिसमें दूसरे दलों के नेता भरोसा दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जनता भरोसा दिखा रही है, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, ये सवाल तो सामने इसलिए आता है क्योंकि आज तारीख है 20 और 13 नवंबर को, आज 20 अक्टूबर है, 13 नवंबर में कितने दिन बचे, 20 और 10 30 31 का महीना है। आज का दिन निकाल दीजिए, 10 दिन इधर और 13 दिन उधर, यानी 23 दिन, 23वें दिन, ठीक 23वें दिन झारखंड में चुनाव है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और उनके बाकी सहयोगियों के बीच अभी तक गठबंधन की कोई खबर नहीं है। हम तक सुगबुगाहट, अंदर खाने बातें जो चल रही हैं, लेकिन 13 तारीख तक में अभी तक वो कोई खबर नहीं है। पहली लिस्ट नहीं आई है, बीजेपी यहां बाजी मार गई, एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल तो उठेंगे कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष इस मौके को क्यों नहीं भुना रहा है जहां झारखंड बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। चुनावी तैयारियों में विपक्ष क्यों पिछड़ रहा है, यह तो सवाल पूछा ही जाएगा। हर बार गुडी गुडी से काम नहीं चलता है, यह सवाल पूछना भी पड़ेगा। आइए दोस्तों, चर्चा यही करेंगे कि क्या बीजेपी में मची है भगदड़ और बगावत के डर का फायदा उठा पाएगा इंडिया गठबंधन, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं।
महाराष्ट्र को भी और खासकर झारखंड को बहुत नज़दीक से जानते हैं आप। झारखंड में बीजेपी में भगदड़ है और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। मनोज झा कह रहे हैं कि ये क्या है, ये 6-7 सीट हमको दे रहे हो, हमको 13 सीट चाहिए। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि 12 सीटों से कम की बात क्या बोली जाए, 12 सीट तो बनती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ तो हेमंत सोरेन है, लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन क्यों नहीं सामने ला रहा है? क्या दिक्कत है उद्धव ठाकरे के नाम में? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब, क्योंकि होता यह है कि जब हम दूसरे पक्ष की बात रखते हैं तो हमारे साथी कहते हैं कि क्या आप बकवास कर रहे हैं। तो आज चलिए बकवास नहीं करते हैं, आज काम की बात कर लेते हैं, जरा इधर से ही बात करते हैं। प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव रंजन जी। देखिए, आज मैं AICC घूम कर आ रहा हूँ अब से थोड़ी देर पहले जी, और जिनकी अब बाइट चला रहे थे राजेश ठाकुर जी से, उनसे भी मेरी मुलाकात और बात हो रही थी और लगभग वही तेवर थे कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, वंशवाद ये सब कर रही है। लेकिन वहाँ आज CEC की बैठक होनी थी, महाराष्ट्र का भी सीट डिसाइड होना था और झारखंड का भी होना था। उस हिसाब से बड़ा वहाँ भीड़ बहुत थी, रौनक थी एक तरह से कांग्रेस के दफ्तर में। दूर दूर से पूरा झारखंड के लोग वहाँ आए हुए थे। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से 2-3 लोग, उम्मीदवार किस्म के लोग, उनके साथ के 2-4 लोग, मतलब भरा हुआ था। पर सबको निराश होना पड़ा क्योंकि आज बैठक ही टल गई। उसके बाद तो बहुत सारे नेता कोसते भी नजर आए अपने शीर्ष नेतृत्व को कि भाई बुला करके हम आ भी गए और CEC की बैठक ही कैंसिल हो गई। तो ये CEC की बैठक क्यों हुई, अब ये कल होनी है। ऐसा भी नहीं है कि टिकट का फैसला तो करना ही है। और झारखंड में और महाराष्ट्र दोनों जगह, महाराष्ट्र में जो बातें आ रही हैं और झारखंड में जो आ रही है, जहाँ से आपने शुरू किया RJD की बात, RJD मनोज झा जी को लगता है कि झारखंड के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। RJD कभी वहाँ ताकतवर पार्टी इस रूप में होती थी कि 4-5 सीट उनके हाथ में हो, लेकिन RJD की बड़ी नेता चाहे अन्नपूर्णा देवी हो और दूसरे हो, सब ने पार्टी छोड़ करके BJP का दामन थाम लिया। अब RJD 4 जगह भी चुनाव लड़ेगी ना, तो 4 जगह में कितनी जगह जीतेगी उनको पता नहीं है। तो अगर लड़ने के लिए लड़ना है तो 12 या 14 सीट पर लड़ लीजिए, फिर 10 सीट बीजेपी को दे देंगे, 4 सीट लेके बैठिएगा। तो आप गठबंधन में जो बातें होती हैं जी, उसमें यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार भी होना चाहिए, फैक्टर भी है। और अभी जो जिस हद तक बात हुई है आपस में, वो ये हुई है कि जैसे पिछली बार JMM ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, बीजेपी ने 31 सीटों पर लड़ा, तो इन दोनों ने 2-2 सीट पहले सेक्रीफाइस की, 2-2-4, यानी 43 से 41 पर आएंगे और 31 से और घट के 29 पे आएंगे। इस तरह से सीट निकाली 4, और एक और सीट RJD से उसके कोटे के लेकर के एक पूल बनाया कि इस पूल्स में हम CPI-ML को एडजस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से जाहिर है कि RJD का भी कोटा कट रहा है, कांग्रेस का भी कट रहा है, JMM का भी कट रहा है। एक दो सीट की सैक्रिफाइस देनी पड़ रही, माले को जोड़ना है, पहले माले साथ में नहीं था। तो ये जो हुआ है, इसमें हेमंत सोरेन ने कहा 70 सीटों पर कांग्रेस और JMM लड़ेगी। इसका मतलब 11 सीट अभी भी है। अब 11 सीट है तो माले तो 4 सीट ही ले रहा है ना, तो 7 सीट बचता है। उसमें एक CPI भी हो सकता है, उसको मिले या ना मिले, CPI भी लड़ना चाहती है लेकिन नहीं भी मिल सकती है। तो फिर भी RJD के पास में 5 या 6 सीट है, जो आपको सीट बतानी पड़ेगी कि कौन सी सीट पे आप जीत रहे हैं, तब वो नेगोशिएबल होगा। लेकिन बाहर में बाइट देना और बोलना कि हम 12 लड़ेंगे या कितना लड़ेंगे, इससे बात बनती नहीं है। आपको टेबल पर बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखें, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी की सभा हुई। सभा में अबू आजमी ने कहा कि 8
एमएलए हम दे देंगे तो किसने माँ का दूध पिया है, और वो गंदी गंदी बातें जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो अखिलेश यादव को यह भी समझना पड़ेगा कि आप जिसके साथ खड़े हैं वो आप गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल करके, बोलवा करके। और आप, ये तो बहुत आसान है ना कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जाके मुसलमानों का नाम टिकट के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दीजिए और कहिए कि हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी, हमारा जनाधार। तो ऐसे अगर राजनीति करनी है कि नाम घोषित कर दीजिए, तो फिर गठबंधन क्या करना है, लड़ लीजिए। फिर जो नुकसान होना होगा होगा गठबंधन का। तो समाजवादी पार्टी को 16 सीट और 12 सीट चाहिए। 5 साल तक वहां नजर नहीं आए काम करते हुए। इलेक्शन के समय में 8 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके आप बोलिएगा हमको 12 सीट चाहिए, 4 और देंगे। तो इससे तो आप बीजेपी की सियासत को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। आपको हिंदू उम्मीदवार नहीं मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी हो गई है? ये भी तो सोचना पड़ेगा। ये मैसेज जाएगा, मैं जो बोल रहा मैं सवाल नहीं उठा रहा, ये मैसेज जाएगा। तो आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम सबका समीकरण बना करके प्रत्याशी देना है। और ऐसे में अगर आप लड़ सकते हैं तो नाम दीजिए ना भाई। कौन इंडिया गठबंधन में मना करेगा? आप सारे धर्म के लोगों को, सब जाति को लोगों को वहां कॉम्बिनेशन बनाइए। तो वहां पर आप मुस्लिम लीग टाइप से व्यवहार थोड़े करेंगे। ये बात, ये इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं भाई। आपने एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा की नहीं की है ना, और ये कहते हुए की है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हरियाणा में तो आपको लोगों ने कहा कि आपका आधार ही नहीं है, टिकट नहीं मिलेगा। वो सही है या गलत है, वो क्या अलग पक्ष है। लेकिन आपने क्या किया वो भी तो देखिए। आपने घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की, तो आपको भी फिर वैसा ही व्यवहार मिलेगा। अब इंडिया गठबंधन में जोड़े रखना या इंडिया गठबंधन बनाना केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़े है। कांग्रेस ने ठेका ले रखा क्या बीजेपी को हटाने का? बीजेपी को अगर हटाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुहिम का इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? समाजवादी पार्टी को मिला। तो समाजवादी पार्टी सेक्रीफाइस करेगी कि कांग्रेस करेगी? ये बड़ा सवाल है। फायदा लेंगे आप और सेक्रीफाइस मांगेंगे कांग्रेस से। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन कोई एक पार्टी के ऊपर में आप दारोमदार छोड़ के नहीं चल सकते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं गठबंधन से। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की उनसे मुलाकात भी हुई। आप वहां बात भी आपने रखी होगी। जब बात आपने रखी तो बाहर में आके क्यों बोल रहे हैं? जब आप उद्धव ठाकरे से मिल लिए तो बाहर में ऐलान कर रहे हैं 12 सीट चाहिए और 16 सीट चाहिए। तो ये जो है एक तरह से गठबंधन को चोट पहुंचाने वाली बात है। और इस तरीके से ये ठीक है, चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के बंटवारे के समय में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी बातें जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसको जितनी जल्दी समेट लीजिए उतना ज्यादा फायदा होगा। इन्हीं सब कारणों से आज सीईसी की बैठक चली है कांग्रेस की। कांग्रेस ने सोचा हम प्रत्याशियों का पर मुहर लगा देंगे तो फिर बात क्या करेंगे अंदर खाने, इसलिए एक दिन के लिए डिले किया है। तो इस घमासान को रोकने की कोशिश की जा रही है और हमें लगता है कि इसको अगर अभी सुलझाया जाए। प्रेम कुमार जी, चूंकि आप एआईसीसी में थे और सीईसी की बैठक क्यों आज टली है ये आप बता रहे हैं, तो ये भी बताइए जरा कि आखिर क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा दोनों राज्यों में? बंटवारा सैद्धांतिक रूप पर में बिल्कुल सहमति बनी हुई है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। उसमें से जो थोड़ा बारीक है, बारीक बात, जैसे कि आरजेडी का प्रश्न है, इसको माले को एकोमोडेट करने का प्रश्न है, तो उसमें जेएमएम और कांग्रेस तैयार हैं कि हम मैक्सिमम सैक्रिफाइस करेंगे और इक्वल सैक्रिफाइस करेंगे। ये सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं। अब आरजेडी एक भी सीट की सैक्रिफाइस नहीं करेगी तो ये अलग बात है, लेकिन उससे भी आग्रह किया गया है कि एक सीट आप सैक्रिफाई करेंगे। ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि ये हमारी बातचीत इस ढंग से चल रही है और यह हो जाएगा। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इन सब चीजों को देख रहे हैं। कांग्रेस बहुत पॉजिटिवली सोच रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारा जो दावा है हम उस दावे में थोड़ा ही तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। 120 न लड़ेंगे, 110 लड़ेंगे, 119 न लड़ेंगे, 109 लड़ेंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकते ना। तो कुल मिलाकर के 260 सीटों पर जो सहमति थी और उसके आगे जो 28 सीटों पर जो विचार होना है
तो उसी में एक फाइनल सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, ये है, लेकिन कल तक पक्का निकल जाएगा, आज रात भी निकल जाएगा, ये सहमति हो जाएगी तो कल कांग्रेस भी सीईसी की बैठक में अपने उम्मीदवारों को फाइनल करके नाम सामने ले आएगी, ये स्थिति है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, और खासकर इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है ये जानना यहाँ जरूरी इसलिए है क्योंकि खासकर हरियाणा चुनाव के बाद से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से भरोसा कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा उठा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भरोसा अब इंडिया गठबंधन कैसे अपने मतदाताओं पर बनाए, ये इंडिया गठबंधन का काम है, और इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि कम से कम इन दोनों राज्यों के चुनाव को इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़े। जरा आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नज़दीक से आप देखते हैं। 99 सीटों पर आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। 99 में से 89 सीट जो हैं वो उन्हीं को दिए गए, वो टिकट उन्हीं को दिए गए जो पहले से ऑलरेडी विधायक हैं। मात्र 10 सीटों पे इन्होंने कोई रिस्क लिया है। क्या कारण है कि यहाँ जो बिल्कुल खंगाल डालने वाली राजनीति करती रही बीजेपी, वो महाराष्ट्र में बहुत संभल के चल रही है? इसका फायदा कितना बीजेपी को या महायुति या कहें तो एनडीए को यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है, और कितना नुकसान वो कर सकते हैं इंडिया गठबंधन को? और क्या यहाँ इंडिया गठबंधन अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारना, जो काम पहले हो चुका, हम लोगों ने देखा यही स्थिति, कमोवेश यही स्थिति थी खासकर हरियाणा में, रिजल्ट हम लोगों के सामने है। इसलिए चर्चा और लाजिमी हो जाती है कि आप महाराष्ट्र और झारखंड में कर क्या रहे हैं, जबकि आप एक बार कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यहाँ पर आप जब एक बार जल चुके हैं तो फूंकने की आपको गुंजाइश यहाँ नज़र क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं आप? आज की राजनीति में आयाराम गयाराम बहुत तेजी से चलता है, और अभी भी वहां पर आयाराम गयाराम का काम चल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में लोग आ रहे हैं, एनसीपी अजित पवार की पार्टी छोड़ छोड़कर लोग आ रहे हैं। अभी 2 बड़े नेताओं ने शिवसेना के उद्धव गुट में एंट्री ले ली है। तो इन सब बगावतों के कारण, आने जाने के कारण महाराष्ट्र में हर पार्टी के लिए मुश्किल है। इंडिया गठबंधन ही नहीं, दूसरी पार्टी, दोनों शिवसेना के लिए दिक्कत है, दोनों एनसीपी के लिए दिक्कत है और कांग्रेस के लिए दिक्कत है। बीजेपी में चूंकि कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है नहीं, 99 में से 89 रिपीट करना है, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है उनका, तो उनके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं है। अभी अजित पवार गुट के एनसीपी नेता दीपक सालुंखे जो है वो छोड़ के उद्धव ठाकरे की पार्टी में आ गए। ऐसे ही 2 और नेता हैं जो एकदम, अजित पवार गुट के एक नेता हैं वो छोड़ के आ गए। विधायक शाहजी बापू पाटिल को वो चुनौती देने वाले हैं। राजन तेली उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आ गए, राणे गुट में थे। सुरेश बनकर है, उन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी में थे, अब वो शिवसेना में आ गए। तो बड़ी आवाजाही चल रही है, आयाराम गयाराम चल रहा है। इस आयाराम गयाराम में बीजेपी के लिए तो काम आसान है कि उसे अपनी सीटें तय करनी, भाई हमारे पास इतनी सीटें, हमें अपने लोग तय करना है, और वो कोई नया रिस्क लेना नहीं चाहता। जैसे फडणवीस का नाम लिया, तो फडणवीस, अब कितनी उठापटक महाराष्ट्र में चल रही पूरा देश जानता है। जिस फडणवीस के बारे में चलता है कि कभी वो सीएम, कभी वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, कभी लगता है कि वो सीएम बनेंगे, कभी लगता है कि वो पार्टी छोड़कर कहीं और संगठन का काम करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बीजेपी में। दूसरी तरफ यह है कि हर पार्टी ये सोचती है, जो इंडिया गठबंधन में हर एक पार्टी की कल्पना है कि कांग्रेस बड़ा भाई है, वो बड़ी पार्टी है, तो वही बलिदान करे, और उस बलिदान की अपेक्षा में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो रही है, हर पार्टी की अपेक्षा। अब उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभाओं के उपचुनाव होने, वहां भी देख लीजिए 2 सीटें खैर और गाजियाबाद मिल रही है कांग्रेस को, वहां कांग्रेस 4थे नंबर पर रही है। तो जाहिर है कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ खेल करने में पीछे नहीं है। ये सारे छोटे भाई जो इंडिया अलायंस में हैं, कांग्रेस के छोटे भाई हैं, उन्हें लगता है कि घर में जब भी टिकटों का बंटवारा हो रहा है तो हमें अच्छी सीटें मिल जाए, हमें मनचाही सीटें मिल जाए, जहां से हमारा जीतने की संभावना ज्यादा हो। ये स्थिति महाराष्ट्र में बहुत गंभीर है, और
महाराष्ट्र में मुश्किल मुझे लगती है कि 6 पार्टियां हैं। 2 कोणी या त्रिकोणी मुकाबला तो सुना था, पर यहाँ 6 कोणी मुकाबला है। 6 पार्टियां हैं, 2 मोर्चे हैं, 2 एनसीपी है, 2 शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है, और वो सब आवाजाही इतनी तेजी से चलती रहती है कि लोग खुद, मतदाता खुद कई बार कंफ्यूज होता है कि कौन सी असली एनसीपी, कौन सी असली शिवसेना। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली, क्या शरद पवार की एनसीपी असली, क्या भतीजे की एनसीपी असली? तो ये सारी दिक्कतें महाराष्ट्र में है। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में जो हलचल दिखती है, उससे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र के दूसरे अंचलों में देखने को मिल रही है। चाहे वो पुणे बेल्ट हो या मराठवाड़ा इलाका हो, तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा हलचल है कि कहाँ क्या होगा। वहां हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए आमादा है, हर व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आमादा है, और अभी खेल ये चल रहा है कि वे पार्टियां जिनके साथ आम बहुमत नहीं है, वो भी चाहती है कि उनका नेता उप मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। तो महाराष्ट्र बड़ा दिलचस्प बन गया है। झारखंड की बात अभी बताई ही प्रेम कुमार जी ने, बहुत विस्तृत बताई, और मुझे लगता है कि झारखंड में जिस तरह से आरजेडी और ये तमाम दलों का टिकटों का बंटवारा है, इंडिया गठबंधन में जो जो पेच फंस गए हैं, और आज धमकियां दे रहे हैं, ये नहीं हुआ तो हम बदला लेंगे, यहाँ हम खड़े कर देंगे। सब मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जब बहुत सारे दल मिलते हैं, उनमें तालमेल होता है, तो ये सब बहुत सामान्य बात है, और इसे उतनी गंभीरता से फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। जब एक बार उम्मीदवार तय हो जाएंगे, 3 हफ्ते के करीब बचे हैं, तो जब मूल लड़ाई शुरू होगी तब खेल का आनंद आएगा। असली राजनीति क्या है ये तब समझ में आएगा। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आखिरी वक्त में मूल लड़ाई, और उसमें समझ में आएगा कि आखिर खेल में कौन आगे है कौन पीछे है। और ये बात महाराष्ट्र और झारखंड की हम कर रहे हैं। झारखंड में कल शाम को पहली लिस्ट आती है 66 उम्मीदवारों की बीजेपी की, और उस पहली लिस्ट से ये साफ जाहिर हो जाता है कि बीजेपी को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सामने यानी जो प्रतिद्वंदी है उस पर आरोप लगाने में उसे बहुत मजा आता है, और वो उसकी लिस्ट से समझ में आ जाता है। जरा वो जो लिस्ट है जरा एक बार फिर से ले आइए। 4-5 लोगों का ही नाम आपके सामने रख रहे हैं, कई सारे नाम है झारखंड के, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं, दोनों बाप बेटे दोनों को बीजेपी टिकट देती है। चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट बीजेपी देती है। इसके अलावा और भी कई सारे नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू को टिकट देती है बीजेपी। क्या यह परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया, ये क्या है? परिवारवाद नहीं तो और क्या है? ये बात पूछना चाहिए बीजेपी से। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी टिकट। ये सब कल शाम को जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, उम्मीदवारों की घोषणा होती है, वैसे ही आपके सामने। उसके बाद आज जब इधर 99 सीटों की, उधर 66, इधर 99, ये 6-6 और 9-9 का क्या आंकड़ा है नहीं समझ में आया, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बीजेपी। और नरेंद्र मोदी जी आज बनारस में थे और वहां से कुछ बताया गया होगा, उसी हिसाब से 99 और 66 लेके आए होंगे। लेकिन जो भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि यहां एक तरफ बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की क्या तैयारियां हैं ये जानना चाहता है। इनके जो समर्थक हैं, वोटर्स जानना चाहते हैं। ये इस जगह के, इस राज्य के जनता जो है वो जानना चाहती है कि आखिर इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। और खासकर पिछले चुनावों के बाद तो इन तैयारियों पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि चुनाव के दूसरे दिन आप ईवीएम का रोना रोते हैं। जी हां, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, कोटेड कह रहा हूं, रोना रोते हैं, कोटेड है। और इसलिए क्योंकि इसके बाद आप चुप हो जाते हैं, चुनाव में फिर जाते हैं। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आगे भी चर्चा करेंगे। क्या ईवीएम को लेकर किसी भी ढंग की जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है, पत्रकारों की, हम आप जैसे पत्रकारों की, दर्शकों की है, या यह जिम्मेदारी विपक्षी दलों की और सत्तारूढ़ दल की भी है कि चुनाव निष्पक्ष हो? आखिर क्यों चुनाव के रिजल्ट के बाद पोस्टमार्टम वाली स्थिति जब आती है तब वहां ईवीएम की बात होती है और आप एक एप्लीकेशन, एक लेटर लेकर चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हम जैसे मीडिया वालों को बाइट देते हैं, हम उसको शाम को न्यूज पॉइंट में दिखाते हैं और बल्ले बल्ले उसके बाद खत्म। यहां यह नहीं होना चाहिए, इसके आगे की कहानी भी होनी चाहिए। इसके आगे भी
कुछ चर्चा होनी चाहिए, इसके आगे भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन उन सबसे पहले आप कितने तैयार हैं अगले चुनावों के लिए? राहुल गांधी कल झारखंड पहुंचे थे, उन्होंने एक बंद कमरे में, एक बंद हॉल में 500 लोग हो सकते होंगे, उस हॉल में 1000 लोग होंगे, लेकिन ये 1000 लोग कौन होंगे? आपके अपने बुलाए हुए लोग होंगे, जिसमें आप संविधान सम्मान सम्मेलन की बात कर रहे थे और उसमें संविधान बचाओ की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, इसको आप कीजिए, लेकिन जनता के बीच आप कब जाएंगे आप साहब? ये बात आपके ही लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मेरे जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जवाबदेही जी। वो जवाबदेही किसकी है? हरियाणा में चुनाव हार गए तो जवाबदेही सवाल किससे पूछे गए? राहुल गांधी से। मीडिया ने, हम लोगों ने, दुनिया भर के विश्लेषकों ने सवाल किससे पूछे? राहुल गांधी से। स्टेक्स राहुल गांधी का लगा हुआ। खड़गे जी से भी वो सवाल नहीं पूछे गए, जबकि संगठन का जिम्मा खड़गे जी का है। और आप जवाबदेही आप देखिए, आज अगर कुमारी शैलजा जी अगर वो न्यूज चैनलों के दरवाजे में कुर्सी डाल के बैठ जाए, फिर भी उनका वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान उनके रोज इंटरव्यू आ रहे थे और प्रचार में नहीं जा रही थी। उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मैं आमतौर पे बचता हूं दूसरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदरूनी मामले पे सलाह देने में। वो सक्षम है, अपना करें, अच्छा बुरा समेटें। हरियाणा में जो हुआ वो देख रहे हैं। तो जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में या इंडिया गठबंधन में भी जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो, इस तरीके के तमाम नेता, इनके पास तो वैचारिक जवाबदेही है और पार्टी की लीडरशिप है। गर्दन इनकी नपती है, सारे नैतिक मानदंड इनके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं, जो एग्जीक्यूशन करते हैं, जिनको करना है काम, उनकी जवाबदेही नहीं तय होती। राहुल गांधी चुनाव हार गए 2019 में, अध्यक्ष पद के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों हरियाणा में ये नहीं हुआ? ना नैतिक जिम्मेदारी, ना अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई हुई। हम ही लोगों ने यहाँ फैक्ट फाइंडिंग की बात की थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कहाँ है? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव में जाने से पहले हरियाणा की क्या खामियां रही हैं उसको वो उजागर हो जाएंगी और लोगों की जवाबदेही तय हो जाएगी, ताकि आपके महाराष्ट्र और झारखंड के नेताओं को एक सबक मिल जाए कि देखो, पार्टी इंटरेस्ट के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो हमारा वही हश्र होगा जो वहां हुआ। दूसरा कि देखिए, इलेक्शंस में हुआ क्या है झारखंड, माफ कीजिएगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में। उसका एक पहलू और ये भी है कि जनता ने जो राजनीतिक पार्टियों की भीड़ थी उसको तितर बितर कर दिया। ढूंढ ढूंढ के उसने इंजीनियर राशिद जैसी पार्टियों का काम तमाम कर दिया, सब खत्म हो गई। अब मुझे अगली भीड़ जो दिखाई दे रही है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, और महाराष्ट्र में भी मुझे लगता है कि जनता इस भीड़ को तितर बितर करेगी। इतनी ज्यादा पार्टियों की गुंजाइश और समान विचारधारा की पार्टियों की गुंजाइश किसी भी राज्य में नहीं होती है। समाजवादी पार्टी जैसी दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, बहुजन समाज पार्टी जैसी दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र में 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता वही काम करेगी। इन पार्टियों किसको चुनती है उसके लिए ये महाराष्ट्र की वो हम लोग 23 नवंबर को देखेंगे जी। कि महाराष्ट्र की जनता ने किसको जेजेपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी बनाया। लेकिन ये तय है कि ये होने जा रहा है। दूसरा, जो टिकट बंटवारे की बात आपने की, एक नाम आप भूल गए, मैं याद दिला दूं,
गणपति गायकवाड़, सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा सबने, जी पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने गोली चला दी थी, जेल में है, बीजेपी के विधायक है, और वो साहब के ऊपर, गायकवाड़ जी के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा चल रहा है और उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो जो तमाम विश्लेषक लिखते हैं या बोलते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं, जब ये विश्लेषण करते हैं बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार का नैतिक वजन क्यों नहीं रखते, या बीजेपी मुक्त है इन सबसे कि वो तो करेगी ही करेगी। और बीजेपी की रणनीतिक आप फेलियर देखिए, 5 पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड में, उनकी पत्नियां, उनकी बहू, उनके बेटे चुनाव के मैदान में, कोई परिवारवाद का उनके ऊपर लेबल नहीं लगेगा। इसको भी देखना चाहिए कि ये मीडिया या जो पब्लिक स्पेसेस में लोग हैं वो किस प्रकार के विश्लेषण करते हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति एक ही है राजीव, जो कल हमने देख ली कि झारखंड के ADGP को हटा दिया गया और महाराष्ट्र के DGP को नहीं हटाया गया। यही बीजेपी की रणनीति है, चुनाव आयोग ही सबसे बड़ी रणनीति है बीजेपी की। उसके अलावा अगर आप उसको मेरिट के आधार पर देखेंगे, कितने रेबल्स हैं, कितने लोगों के टिकट काटे गए, कितने गैर जरूरी कैंडिडेट हैं, वो सब होते हैं वहां पे। लेकिन इन सब की नैया पार लग जाती है। जो सबसे बड़ी रणनीति है बीजेपी की वो चुनाव आयोग है। और एक आखिरी बात देखिए, हम लोगों की इस वक्त, क्योंकि आज इतवार है, संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आज की अभी की खबरों के जिसकी चर्चा प्रेम कुमार जी कर रहे थे कि अभी कांग्रेस में क्या होने जा रहा है रात में या कल सुबह, उसके अलावा जरा थोड़ा दूरगामी अगर चीजें भी देखें तो एक प्रयोग चल रहा है देश में। और प्रयोग ये है, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो सरेआम झूठ बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में झूठ बोलते हैं, वादे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री के लिए, बड़ा दुखद है जी। लेकिन ये कि वो साफ साफ बात है, बहुत खुले तौर पर समाज को विभाजन की बात करते हैं। वो समाज के बहुत खुले तौर पर बहुत निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, सारी कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया हुआ है। तो एक तो पक्ष ये है, और सारे जिसको जो सबसे करप्ट होगा, जिसने गोली चलाई है थाने में, जिसका कैमरे में फुटेज है, उसकी पत्नी को टिकट देंगे, कर लो जो करना है। ये जो दबंगई है, जिसको मैं कह रहा हूं कि राजनीति का लॉरेंस बिश्नोईकरण, ये एक तरफ तो ये प्रयोग चल रहा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो नैतिकता के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवी को, जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है, जो राय बनाता है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, उनको देखना होगा कि वो किसका चालान काट रहे हैं। वो चालान काटते हैं नैतिकता की राजनीति का, उसके ऊपर सारी कसौटियां हैं, उसके ऊपर सब कुछ है। और जो खुलेआम अनैतिक काम कर रहा है, जो अधिकारियों का मिसयूज कर रहा है, जो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, जो सभाओं में विभाजन की बात, समाज को तोड़ने की बात कर रहा है, जिसके पास एक अनैतिक मीडिया भी है जो रोज दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, उसको लेकर सब खामोश है। इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, बहुत सारे हमारे पत्रकार जो दूसरे तरफ की मीडिया है वो तो उनके साथ हैं। तो ये एक प्रयोग चल रहा है, जनता को और जनता पे राय बनाने वालों को, दोनों को इस प्रयोग में एक तय करना होगा रास्ता कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये एक बहुत, जिसको कहें कि हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां पे संविधान और लोकतंत्र का भविष्य तय होना है।
झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी उसी की दिशा दिखाएंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल, झारखंड और महाराष्ट्र दिशा जो है वो क्या है, ये आने वाला जो वक्त है वो बता देगा। उसमें भी 23 तारीख को, जब 23 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्ष की तैयारियां बनाम सत्ता पक्ष और कहें तो बीजेपी की तैयारियां, इसकी चर्चा भी। एक तरफ झारखंड में बीजेपी में भगदड़ वाली स्थिति है, बीजेपी छोड़कर वो लोग जा रहे हैं जो जिनको टिकट नहीं मिला इसलिए। और आप याद कीजिए कि यही हालत हरियाणा में भी हुई थी, लेकिन हरियाणा में सब कुछ, हर तरह की खबरें बनने के बाद भी जीत कांग्रेस की नहीं हुई। बताया गया कि चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुए। उसके आगे की कहानी आपको पता है, खामोशी है, शांति है। लेकिन क्या उसी खामोशी और शांति के दम पे आप अगले चुनाव को जीत पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल, बार बार इस सवाल को मैं यहाँ उठा रहा हूँ। ये बात यहाँ बहुत वाजिब ढंग से करने और समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को भी जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग कमेंट लिखते हैं कि कांग्रेस समय पे अपना कैंडिडेट घोषित कर देगी। कई को लगता है कि नहीं, कांग्रेस जो है बहुत बढ़िया कर रही है। बात सिर्फ कांग्रेस का नहीं है मेरे दोस्त, बात जो है वो पूरे विपक्ष की है। इसमें अखिलेश यादव की भी बात है, इसमें उद्धव ठाकरे की भी बात है। जैसे यहाँ बता रहे थे प्रशांत टंडन जी हमारे साथी कि ये जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी है कि कहाँ कितना बोलना चाहिए। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की भी बनती है कि कैसे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ें। ये सब कुछ है। खैर, आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, जरा महाराष्ट्र और झारखंड दोनों चुनावों को देखा जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक नॉर्मल क्लियर पिक्चर जरा रखने की कोशिश कीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष झारखंड में आज की तारीख में सत्ता पक्ष इंडिया गठबंधन है और महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष एनडीए है, जिसको महायुति वहां कहा जा रहा है। दोनों तरफ एक एक है, यानी पलड़ा आंख की पट्टी हटा के बराबर है और दूसरे हाथ में संविधान भी है। सब कुछ है, अब सब कुछ सामने है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ दिखाई देता है आपको? देखिए, एक तो अपने मित्रों के साथ में अपनी एक आशंका को साझा करना चाहता हूं। झारखंड की विधानसभा 5 जनवरी तक है और महाराष्ट्र की विधानसभा 26 नवंबर तक है। पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। इस बार झारखंड में, जहां की 5 जनवरी को लास्ट हो रहा है उसका दिन, उसमें 13 नवंबर को और 20 नवंबर को चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक दिन में पूरा चुनाव होगा। मतगणना होगी 23 नवंबर को। अब 23 नवंबर के बाद रिजल्ट निकलते निकलते तो पूरी रात निकल जाती है, 23 नवंबर बीत जाता है। मिलते हैं 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन में सरकार कौन कैसे बना पाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से गठबंधन की राजनीति है। कांग्रेस में भी, कांग्रेस और एनसीपी और ये क्या नाम है अपना उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या उधर भी है एनसीपी, उधर भी है शिवसेना, उधर भी है और बीजेपी हो, तो इसका मतलब कि अगर 2-3 दिनों में सरकार नहीं बन पाई तो सीधे सीधे राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे और उसके बाद विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो जाएगा। अगर इंडिया अलायंस के लोगों को बहुमत मिलता है तो, या थोड़ा बहुत इधर उधर की बात होती है तो उसके लिए मैनेज करना उनके लिए होगा। तो एक तो इस पर अभी तक अपोजिशन ने कोई बात उठाई नहीं है। हमारे जैसे लोगों ने जरूर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे लिखा है, बोला है, कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन को उस पर सहमति देने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो 26 नवंबर तक विधानसभा कैसे कर पाएंगे। है जो भी है, ये तो एक टेक्निकल बात है, चुनाव आयोग तो अपने हिसाब से करता ही है, जिससे फायदा मिले सत्तारूढ़ गठबंधन को दिल्ली वाले, तो उसके लिए वो करता ही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जहां तक बीजेपी तो अहेड हो गई है, एनडीए का उन्होंने अपना सीटों का बंटवारा भी लगभग फाइनल कर लिया है और सीटें डिक्लेयर भी करने लगे हैं लोग। जो आज हो रहा है कांग्रेस में या इंडिया अलायंस में, ये काम हफ्ता भर पहले भी हो सकता था, पहले भी शुरू कर देते अपने लोगों से मिलना जुलना। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, ये उतना मुनस्सर नहीं करता है। मुनस्सर ये करता है कौन कितनी सीटों पर जीतेगा
और दूसरा यह है कि जो गठबंधन की राजनीति होती है तो हम लोगों की तरफ एक कीड़ा होता है, बरसाती कीड़ा एक तरफ होता है, गोजर, जिसको कनखजूरा भी कहते हैं। उसके बहुत सारे पांव होते हैं, आगे वाला पांव से लेकर के पीछे वाले पांव एक साथ जब सब स्वस्थ रहते हैं तभी चलता है चलता जी। तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको ध्यान में रखने के बजाय कौन जीत सकता है, किसका उम्मीदवार जीत सकता है, इसको ध्यान में रख करके सीटों का वितरण होना चाहिए, सीटों का समझौता होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से कांग्रेस के लोग, या पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगा कि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, यह तय करना पड़ेगा आपको। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में तो सिर्फ 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी और ये उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है। लेकिन जो अतीत के अनुभव हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो एआईएमएम और प्रकाश अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों ने बहुत बड़ा नुकसान किया था, खासतौर से जो निजाम का एरिया है, जो तेलंगाना और इससे लगा हुआ जो इलाका है, या कर्नाटका का जो इलाका है उससे लगा हुआ जो जहाँ पे निजाम का कभी शासन होता था, तो उन इलाकों में बहुत सारी सीटें ये कांग्रेस के लोग हार गए थे या गठबंधन के लोग हार गए थे और भाजपा के लोगों को फायदा मिल गया था। अब इस बार आज तो मैंने देखा था एक कहीं बयान किया, सदुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि नहीं, हम भी एमआईएम भी चाहती है कि इंडिया अलायंस का पार्टनर बनकर को चुनाव लड़े। अब उसके साथ आपको कुछ करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के 2 सिटिंग विधायक अभी भी हैं वहां, और मालेगांव से समाजवादी पार्टी का सांसद भी समाजवादी रह चुके हैं, निहाल अहमद वहां से सांसद रह चुके हैं। तो अब उनके साथ आपको करना है कि नहीं करना है। तीसरी चीज है, जैसे आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने जो बयान दिया था, उसी तरह का बयान दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में दिया था। उससे कांग्रेस कोई सबक ले रही है कि नहीं ले रही। झारखंड में मेरे ख्याल से 7 सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल को लड़ने में तकलीफ नहीं होगी, वो मान जाएंगे लोग। लेकिन जिस तरह से आपने एक तरफा फैसला कर लिया और आके के घोषणा कर लिया, उनके लोगों को बुलाया नहीं, बैठक में शामिल नहीं किया, या जब घोषणा भी करना था तो आपस में बातचीत करके करना चाहिए था कि भाई ठीक, हम लोग इस पे एग्री कर गए हैं तो इसको हम लोग घोषणा कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात वहां होती है जब लगता है कि भाई एक तरफा कोई फैसले ले रहा है और हम लोग उसके ये हो रहे हैं। अब जैसे अभी हो रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें दिया समाजवादी पार्टी ने। अब अगर पिछले चुनाव का हिसाब लगाया जाए तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की 2 विधानसभा सीटें थी पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, वो अकेले दम पे लड़के आई थी वो दोनों सीटें। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा की तो कोई सीट देना ही नहीं चाहिए था उनको। लेकिन इंडिया अलायंस चूंकि मजबूती से एक साथ लड़ा, एकजुट मिलकर के लड़ा और बहुत सारी सीटें दिया, उसमें से 6 सीटों पे जीते कांग्रेस के लोग। जितनी लड़े उसके मुकाबले कितनी सीटें जीते। तो उसी तरह से ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता है कि आप उतने पर लड़िए जितना पर आप जीत सकते हैं। भाई उतनी पर तो फिर तो कोई पार्टी दावा कर सकती है क्या? आज बीजेपी कह सकती है कि हम जो 99 चुनाव लड़ा रहे हैं सब 99 जीत जाएंगे, या कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना के लोग कह सकते हैं क्या जितनी सीटें हमारे कोटे में आ रही सभी की सभी जीत जाएंगे हम? तो कहीं ना कहीं एक बार आपस में मिल बैठ करके बात होनी चाहिए। और मैं बार बार इसको एम्फेसाइज करता हूं राजीव जी कि इंडिया अलायंस एकजुट दिखना चाहिए, मंचों पे एक साथ दिखना चाहिए। जितने आपके मुख्यमंत्री, की महाराष्ट्र तो बड़ा स्टेट है, बहुत उसका बड़ा ये भी है, हमारी इंडस्ट्रियल कैपिटल भी मुंबई है, तो उसके हिसाब से आपको कुछ ऐसी रणनीति बनाना चाहिए कि सारे लोग एकजुट होकर के एक मंच पे दिखें और एक अपील बने, उससे आपकी मजबूती बनेगी। तो एक तो ये चीजें हो गई। अब दूसरा ये है कि चुनाव आयोग की जो बार बार हम तो कहते रहते हैं कि भाई ईवीएम का जो रोना है वो रोना रोइए, रोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव हार जाइए तो रोइए, जीत जाइए तो चुप हो जाइए, या फिर हारने के बाद भी फिर अगले बार उस पर कोई एक्शन मत लीजिए। सवाल यह है कि आप कब इस बात को सोचेंगे, आपका इलेक्शन मैनेजमेंट कब मजबूत होगा, कब आपका पोलिंग एजेंट जो है वो फॉर्म 17F पे जो दस्तखत करेगा कि इस ईवीएम मशीन में इतने वोट पोल हुए हैं, और वो चुनाव एजेंट उनका पार्टी का जो होगा या कैंडिडेट होगा उसके पास जाएगी वो लिस्ट, और जब काउंटिंग शुरू होगी तो वो मिलाएगा कि देखेगा कि नहीं भाई हाँ जी ये ईवीएम मशीन खुल रही है तो ये हमारे यहाँ दर्ज वाली ईवीएम है या दूसरी वाली है। अगर उसी समय मिलान हो जाएगा तो फिर 99% और 60-70% का लफड़ा ही नहीं रहेगा। लेकिन आप उसकी तैयारी नहीं करते, आप सिर्फ कह देना बड़ा आसान हो जाता है, उसमें कुछ लगता भी नहीं है कि हाँ जो तो खेला हो गया इसलिए हार गए हम।
बात भी सही है। अब हरियाणा में जिस तरह से पोस्टल बैलेट्स में कांग्रेस को लीड मिल रही थी, तो पोस्टल बैलेट भी कहीं ना कहीं तो जनता के रुझान को ही व्यक्त करता है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है। लेकिन आप सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी। हम और आप तो कह सकते हैं, हम यहाँ इस मंच में बैठ करके अपनी अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ रही है पार्टी, जिसका सब कुछ स्टेक पे है, उसको तो बहुत ही माइन्यूटली जाके काम करना पड़ेगा, प्रमाण लेके आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ जी देखो ये चीज है। और उसके बाद आप खामोश हरियाणा के बारे में भी अब चुप्पी साध गए, अब तो कुछ आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है मामला, पब्लिक में भी नहीं जा रहे हैं आप लोग। तो एक ये है। दूसरा, जैसे आपने जितने नाम गिनाए, जो भ्रष्टाचार और ये परिवारवाद, मतलब भाजपा के लोग इसमें तो इसका कोई इतने बड़े झूठे और ये लोग हैं। राव साहब दानवे पाटिल हैं महाराष्ट्र में, उनके बेटे को टिकट दिया है, संतोष दानवे को टिकट दिया है। अशोक चव्हाण जिसको बोलते थे कि छोड़ेंगे नहीं जेल भेजेंगे, उस अशोक चव्हाण को आपने राज्यसभा टिकट दे दिया। और फिर उसके उनकी जो ये है क्या नाम है जयाश्री चौहान, उनको भी टिकट दे दिया, विधानसभा का टिकट दे दिया। इसी तरह से जैसे हरियाणा में था, बंसीलाल जी को आप कोसते हुए नहीं थकते थे कभी, इमरजेंसी के खलनायक सारे के सारे। उनकी बहू किरण चौधरी को आपने राज्यसभा में ले लिया, और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को आपने एमएलए का चुनाव लड़ाया, जीत गई तो अभी मंत्री भी बना दिया। ये सब आपको परिवारवाद या ये सब चीजें, आपातकाल, ये सब नहीं दिखाई देता है। उसी तरह जैसे झारखंड में भी हो रहा है। झारखंड में जिस तरह से टिकट दिया है, अब रघुवर दास की बहू को टिकट देना, या चंपई सोरेन को भी दे रहे हैं, उनके बेटे को भी, क्योंकि देखिए संथाल परगना में भाजपा का कुछ असर है नहीं। चंपई सोरेन उनके सब कुछ मिला करके वही है दारोमदार जिनसे कुछ बात हो सकती है, लेकिन वो भी होने वाला नहीं है। वहां जिस तरह से उनको घुसने नहीं दिया चंपई सोरेन को अपने गांव में, तो उसको देखते हुए तो हवा बड़ी खराब है, बहुत खिलाफ है। लेकिन यही है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं होगी। इंडिया अलायंस को चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे झारखंड में हो, और इस पर भी जो ये टेक्निकल हमने बात बताई है कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 26 नवंबर तक विधानसभा गठित करनी होगी, सरकार उससे पहले बन जानी होगी, इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमारे मित्र अगर इस पर कुछ एनलाइट कर सके तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। जी राज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल देशमुख की एक बाइट अभी सुनाना चाहता हूं पहले, उसके बाद अमलिंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र में जो दोनों यानी कि एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी की मैं बात कर रहा हूं, और इन सब में गठबंधन को लेकर, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुन लेते हैं अनिल देशमुख को। कोई विवाद नहीं है। आज हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक हुई, काफी मतदार संघ के ऊपर निर्णय हो गया है, और कल हम फिर से कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी इकट्ठा बैठेंगे, चर्चा करके हम फाइनल करेंगे, और जल्द से जल्द शायद कल तीनों पार्टी मिलके कुछ सीटें हम जाहिर करने का सोच रहे हैं। सर, क्या कोई विवाद चल रहा है कांग्रेस और मैं बात करूं शिवसेना की सीट को लेकर, कहीं खींचतान नजर आ रहा है? विवाद नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रही है। सब पार्टी को लगता है कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे मेरी ताकत है। विवाद कहाँ पे भी नहीं है। चर्चा करके हम अंतिम फैसला करेंगे। बीजेपी ने आज अपनी 99 जो कैंडिडेट उसकी लिस्ट जाहिर कर दी, कैसे देखते हैं आप? अच्छा ना उन्होंने किया, जल्द से जल्द हमारी भी कल होने वाली है। तो जल्द से जल्द हमारी भी कल होने वाली है, अनिल देशमुख का ये बयान है। और इन लोगों की बैठक आज हुई, शिवसेना और एनसीपी की बैठक का, और इसके बाद कल बैठक होगी कांग्रेस पार्टी के साथ भी। और इसके बाद उम्मीद ये है कि न सिर्फ सीटों का बंटवारा, बल्कि उसके बाद चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी उतरेंगे उसकी घोषणा, उसकी पहली लिस्ट भी आ जाए। अमलिंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, आज जो बीजेपी की एक तो पहली लिस्ट जारी हुई है, पहले उस पर गौर कर लीजिए कि जो 99 की लिस्ट जारी कर दी है, तो इसका संकेत क्या देना चाहती है बीजेपी? अगर पहली लिस्ट बीजेपी की 99 की आ जाती है, इसका मतलब बीजेपी कम से कम 150 पे लड़ रही होगी, और ज्यादा पे भी लड़ सकती है। बिल्कुल। इसका मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार का स्टेक कम हो गया। ये बड़ा संकेत राजीव जी, जिसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं गया, हमारे साथियों में भी किसी का ध्यान नहीं गया, कि बीजेपी ने एक संकेत दे दिया है कि वो बड़ा भाई है और महाराष्ट्र में उसकी चलेगी। यानी अभी तक जो आरोप लग रहा था कि सरकार गुजरात से चल रही है,
वो अब सीधे सीधे गुजरात से चलेगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। ये राजनीति एक चीज बीजेपी ने आज स्पष्ट कर दी, जो आरोप लग रहे थे। अब ये आता है कि साहब इंडिया गठबंधन में क्या सीटों का समीकरण है और बीजेपी में क्या समीकरण है। बीजेपी की लिस्ट आ गई, लेकिन अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की लिस्ट क्यों नहीं आई? अगर गठबंधन की लिस्ट की बात है तो उनकी भी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। अब इंडिया गठबंधन में कोई चीजें चल रही हैं, जैसे कि कहा जा रहा है, अनिल देशमुख का भी था कि हमारी सब बात हो गई है, कुछ सीटें हैं जिसपे मामला फंसा हुआ है, सबको लगता है हम जीत सकते हैं, और हो सकता है कि वास्तव में ही कुछ ऐसी सीटें हों, 25, 30 या 50 सीटें ऐसी हों जिसपे तीनों दलों के कैंडिडेट ऐसे हों कि तीनों जीत सकते हों अगर लड़े आए तो ऐसे में फिर पर्ची निकलेगी, भाई किसकी पर्ची निकलेगी वो जीत सकता है वो होगा। तो ऐसी जगहों पे समझौता होना बहुत कठिन काम होता है, तो उसी में देर लग रही है। और मान लीजिए ऐसी भी कुछ सीटें हो सकती है राजनीति की जहां अगर सीट छोड़ दिया जाए तो बीजेपी या दूसरा पक्ष वहां मजबूत हो जाए और इधर एक कमजोर पड़ जाए। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है जब एक गठबंधन होता है, तो भावनाओं से काम नहीं चला करता है, ना राजनीतिक दलों की और ना हम विश्लेषकों की भावनाओं से। तो भावनाएं हमारी किसी के प्रति अच्छी हो सकती हैं, किसी के प्रति बुरी हो सकती हैं, और हमारी भावनाओं का क्या है, जिनको चुनाव लड़ना है वो तय करेंगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जिस तरीके से चीजें दिख रही है राजनीति से दिख रहा है, देखिए जम्मू कश्मीर में भी आखिरी समय तक इसी तरीके से पेच फंसा रहा था, और फिर फैसला ये हुआ कि भाई 5 सीटें जो है वहां पे फ्रेंडली फाइट होगी, और फ्रेंडली फाइट हुई 5 सीटों पे। तो हो सकता है बहुत सी सीटें ऐसी हो जहां फ्रेंडली फाइट हो, जहां पे तय नहीं हो पा रहा हो तो वहां फ्रेंडली फाइट होगी। तो अगर फ्रेंडली फाइट भी कुछ सीट पर होती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बाकी ये है कि अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं तो वो 12 सीटों पे मांग रहे हैं, अपने जेडीयू वाले मनोज झा साहब जो हैं वो 13 सीटें कह रहे हैं शायद झारखंड में। तो भाई उत्तर प्रदेश में ज्यादा लड़ लें और बिहार में ज्यादा लड़ लेना। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, आरजेडी बिहार में लड़ी थी बहुत सीटों पे, तो उतनी सीटों के हिसाब से आप झारखंड में लड़ना क्यों चाहते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि पास अच्छे कैंडिडेट आ गए हों। तो अभी तो सब बहुत कुछ लेन देन की चीजें, तो ये उन्हीं लोगों को तय करना राजनीति। जनता जो देख रही है और हम लोग जो देख रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं और जनता ये देखना चाहती है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार में आने से रुकेगी। ये सवाल जनता के सामने महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के सामने भी कोई भी लक्ष्य तय करने से पहले पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आपको अगर कुछ सीटों का बलिदान देना पड़ता है बहुत अच्छी बात है, अगर इसके बदले में बीजेपी रुकती है और आपकी सीटें कम होती हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? और मान लीजिए बीजेपी आती है और आपकी सीटें बढ़ती है, तब आपका लक्ष्य क्या होगा? तो ये बहुत सी चीजें इन राजनीतिक दलों को ये राजनीति तय करनी है। हम लोग तो सिर्फ एक विश्लेषण करके ये कह सकते हैं इन राजनीतिक दलों से कि भाई अपने मसले जो है ठीक ठाक सुलझा लीजिए, जल्दी सुलझा लीजिए, और जनता के सामने आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जी राजी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये चर्चा अभी क्यों हो रही है? कई लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा क्यों नहीं की, सूची क्यों नहीं जारी की। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। पिछले चुनाव का रिजल्ट सामने आया, आप लोग ही उदास हैं, निराश हैं। इसलिए ये अपने यानी आप लोगों से मतलब हम हों या आप हों या मतदाता हों, उनके समर्थक जो भी हैं, विपक्षी दलों के जो समर्थक होंगे वो उदास हैं, उनकी उदासी कम हो और उनको लगे, उनको ये भरोसा आप दिलाइए, इंडिया गठबंधन वाले ये भरोसा दिलाइए आप अपने मतदाताओं को कि हम मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। बस करना आपको यही है, और तो कुछ करना नहीं है। उसके लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी जो आप कर रहे हैं अंदर खाने, उसको बताइए मीडिया के ज़रिए। हम लोग तो बैठे ही हैं जानकारी देने के लिए, हम जानकारी देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बात कि ये जो मीटिंग्स और बाकी जो भी चल रहा है ये भी जल्दी जल्दी निपटा लीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कहीं ना कहीं ये भी बताइए कि हाँ, चुनाव आयोग के लिए आप क्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो आपके वोटों की चोरी कर रहा है, करवा रहा है, उसके लिए आपने क्या जिम्मेदारियां, किसको क्या जिम्मेदारी दी है। वोटर लिस्ट की बात लगातार कह रहे हैं संजय राउत। आज भी सुबह सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वोटर्स जो हैं वो दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं। हमारे यहाँ के वोटर्स के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए महाराष्ट्र में, और उधर गुजराती वोटर्स आ गए हैं। अगर ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। और एक सांसद कह रहा है, शिवसेना का सांसद, यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे गुट का सांसद कह रहा है, तो छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम ऐसे वोटर्स को लेकर मार्च करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर तक।
यहां तक वो कह रहे हैं, ये आज की बाइट है, सुबह सुबह की बाइट है, हर सुबह वो प्रेस को संबोधित करते हैं। तो आखिर क्या सिर्फ सुबह आकर रस्म अदायगी है ये, या इसके आगे भी कुछ करेगा? क्या दूसरे लोग जो वहां पे हैं या दूसरे दल जो उनके साथी हैं वो इस पे कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको? जी अमलेंदु जी, थोड़ा जी बोलिए प्लीज। एक सूचना राजीव जी, आपने जब यही संजय राउत की बाइट वाली, तो एक याद दिलाना चाहता हूँ कि शुक्रवार को ही एक फैसला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, और एक निर्दलीय विधायक है वो गए औरंगाबाद की एक सीट को लेकर, उन्होंने कहा कि 45,000 फर्जी वोट बनाए गए, और जो स्थानीय अधिकारी था, निर्वाचन अधिकारी, उससे उन्होंने शिकायत की, तो उसने कहा कि सब आपको एक एक जो है वो भरने पड़ेंगे फॉर्म 7, 45,000 फॉर्म 7 भरिए, तब हम इस पर विचार करेंगे। और हाई कोर्ट के सामने भी जाकर यही कहा चुनाव आयोग के अधिकारी ने कि 45,000 आपको करने होंगे। हाईकोर्ट ने भी कहा कि चूंकि नियम है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि ये फर्जी वोटिंग ना हो। इस पर उसने चुनाव आयोग ने वहां जो है हलफनामा दिया है कि हम इसका कोई मैकेनिज्म तैयार करेंगे। तो ये खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है राजीव जी, ये बताने के लिए सिर्फ बीच में मैंने हस्तक्षेप किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पैमाने पे ये खेल है। क्या ये इस खेल को इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग या जो भी नेता है, सत्ता पक्ष का क्यों ना हो, वो नहीं देख रहा है क्या? इस खेल को जो करवा रहा है वो भी देख रहा है, जो नहीं, और जो इन खेल को उजागर कर रहा है वो भी जान रहा है। तो आखिर फिर चुप्पी क्यों है? मेरा सवाल ये है, मैं बार बार इस बात पे अटक जाता हूं कि आखिर विपक्ष चुप क्यों है? आखिर इस पर मोर्चा क्यों नहीं खोल रहा है विपक्ष? प्रेम कुमार जी। जी जी, देखिए, बच्चों के खेल में अक्सर ऐसा होता है, मान लीजिए दो लोग हो तो सामने वाले का ध्यान भटका करके और गोटी इधर का उधर कर देते हैं, और आसपास 3-4 लोग फेवरेबल हो गए, गोटी इधर का उधर कर दिए, और सामने जो खेल रहा है वो बेचारा हार रहा है। ये बस एक ऐसी बात बोल रहे हैं। आप इसको ऐसे देखिए, जब निर्वाचन आयोग ही अगर उनका ईमान जब गड़बड़ा जाए तो क्या हो? शिकायतों का कोई सुनवाई होनी नहीं है। प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, आचार संहिता लगने से चुनाव की प्रक्रिया उससे पहले से शुरू हो जाती है, जब वोटिंग लिस्ट तैयार होता है। वोटिंग लिस्ट में बड़ी संख्या में पसंदीदा लोगों को जोड़ना और नापसंद करने वाले वोटरों को हटाना, ये दोनों काम एक साथ होते हैं, और इस पर निगरानी रखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों ने ऐसा कोशिश किया है कि इस पर निगरानी रखें, और कितनी चीजों पर निगरानी रखेंगे? चुनाव आयोग पर निगरानी रखे क्या पॉलिटिकल पार्टी? सब सारा दोष पॉलिटिकल पार्टी का थोड़े है कि वो मतदाता सूची की निगरानी रखे, मतदाता अपने वोटर लिस्ट का निगरानी रखे। तो चुनाव आयोग से हमको डर लगता है क्या? चुनाव आयोग हमारा नाम मिटाते रहेगा और हम निगरानी रखते रहेंगे? ये हम ऐसे चुनाव सिस्टम में है क्या? लेकिन जब ये हो रहा है प्रेम कुमार जी, जब हो रहा है तो आपको निगरानी तो रखना होगा। आप जान रहे हैं कि यहाँ चोर चोरी कर रहा है, तो आपको चोर को तो पकड़ना होगा ना, कि आप ये सोचेंगे नहीं जी वो चोर चोरी करके गया और फिर सामान भी ला देगा, ऐसा तो नहीं। आप जो कह रहे हैं वो व्यवहारिक बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल आदर्श बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो खुद बेईमानी करेगा क्या? बेईमानी करवाएगा क्या? आम जनता कितना बचाव करेगी और कहां बचाव करेगी? आम वोटर कैसे बचेगा? एक तो ये पहलू हुआ। अब बताइए, जिस दिन इलेक्शन होता है, एक जिले का एसपी ठान लेता है कि इस आबादी को तो निकलने नहीं देना, इस वोटर को तो एकदम ठांस के रखना है, और उसके बाद वहां पर फोर्स लगा देता है, और बाद में शेखी भी बगाड़ता है कि आज हमने दिखा दिया है, सबको सैंत दिया है, और वहां वोटिंग कम होती है, एक समुदाय की वोटिंग कम होती है। तो ये यहाँ पे जनता क्या करेगी इसमें? आप बताइए ना, क्या करेगी जनता? कहां लड़े? दूसरी बात देखिए, जब इलेक्टोरल हो गया, वोट के दिन में वोटिंग को सुस्त कर दिया जाता है, लाइन लगा देंगे, जबरदस्ती पुलिस आकर के आई कार्ड चेक करने लगती है, पुलिस आधार कार्ड चेक करने लगती है, पुलिस बोलती है आधार कार्ड नहीं चलेगा,
आई कार्ड लेके आओ, तरह तरह के बहाने करके लाइन से उसको भगाने लगती है। वहां विरोध करता है, तुम होते कौन है, हमारे पास तो नियम ये कहता है। अरे तुम हमको नियम सिखाओगे, ये बोल के पुलिस उसको भगा देती है। ये भी सरेआम हम देखते हैं, ऐसा सब चुनाव आयोग की आंखों के सामने होता है। कितनी जगह विरोध करेंगे। इसके आगे आप देखिए सीजर होता है। कभी आपने सुना क्या कि जो चुनाव आयोग जिस पार्टी को पसंद करती है उस पार्टी के नेताओं के यहाँ से सीजर हुआ और उसको अरेस्ट किया गया? सुना हो तो बताइए ना। नहीं सुनेंगे। वो सीजर होगा केवल अपोजिशन के यहाँ, या कहीं सीजर होगा दिखा दिया जाएगा अपोजिशन के यहाँ। ये किससे लड़ना है भाई? चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल की युति है। अब खुल्लम खुल्ला बोलने का समय है, ढक करके चुप करके बोलने का समय नहीं। खुल्लम खुल्ला बोलेंगे तब तो हम उम्मीद करेंगे हम क्या करें, हम क्या ना करें। अभी तो है कि नहीं, उसको जो करना करने दो, चोरी भी डकैती भी सब वही करेंगे और हमको चाहिए कि बच के रहें। ये इस सोच पर हम आ गए हैं। वो फिर उसके बाद फिर ईवीएम पर आता है। इन्होंने सोच लिया है कि भाई महाराष्ट्र में बेईमानी करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसकी गिनती 3 दिन बाद होगी। इन्होंने सोच लिया कि झारखंड में कर लेंगे इसकी गिनती, भाई 17, 20 2 चरण में कराओ। भाई महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है कि झारखंड बड़ा स्टेट है? महाराष्ट्र में 1 दिन में होगा और झारखंड में 2 दिन में होगा चुनाव। यहाँ भी बेईमानी साफ साफ करने का पूरा प्लानिंग दिखता है। वो तो कह रहे हैं कि पिछली बार 5 चरणों में करवाया था, इस बार हमने 2 चरण में करवाया। वो तो हम लेके आ गए और वो एरिया थोड़ा नक्सल एरिया प्रभावित एरिया है, इसलिए दिक्कत है। अमित शाह तो कह रहे नक्सल खत्म हो गया है और 2 साल बाद दिखेगा नहीं। कहाँ नक्सल एक्टिविटीज है? नक्सल एक्टिविटीज तो आपको दूसरे इलाकों में दिखती, झारखंड में तो दिख नहीं रहा कहीं। ये तो महाराष्ट्र में 1 फेज में होगा तो झारखंड में क्यों होगा? जम्मू कश्मीर में आप शांति से करा लेते हैं ना 2 फेज में चुनाव, लेकिन झारखंड में आप 1 फेज में नहीं करा सकते। 81 विधानसभा कहाँ 280 विधानसभा, 3 गुना का फर्क है। और उसके बाद में आप 1 फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं झारखंड का। ये भी एक बड़ा सवाल है। सबके संलग्न, सबको जोड़ते हुए देखेंगे तब बड़ा सवाल है, आइसोलेटेड ढंग से देखेंगे तो बड़ा सवाल नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन पूरी सीरीज में हम बात गिना रहे हैं ना आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लाइट चली गई आपके यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे आप बात कर रहे थे। प्रेम कुमार जी, आता हूँ आपके पास जरा जल्दी से इसी बात को। प्रशांत टंडन जी, मुस्कुरा रहे थे आप, जरा इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए जो चल रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? कि राजीव जी, जो डीजीपी का हटाने और ना हटाने का फैसला महाराष्ट्र और झारखंड के बीच आया, चुनाव आयोग ने अपनी प्राथमिकता बता दी कि वो कहां पे किसकी सरकार चाहता है। और कल राहुल गांधी जब झारखंड में थे, उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है राहुल गांधी का, जो नीचे तक जाना चाहिए। उसका एक रास्ता दिखाया है शिवसेना के नेता संजय राउत जी ने। देखिए, हम लोगों का फोकस ईवीएम पे चला जाता है। ईवीएम एक मुद्दा जरूर है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा वोटर डिलीशन का है। और चुन चुन कर उन जातियों के, उन धर्मों के, उन समूहों के, उन गांवों के, उन मोहल्लों के नाम उड़ाए जाते हैं जिनका वोट गैर बीजेपी पार्टियों को मिलता है। इस बात का कोई कभी रिसर्च करा के देख रहे, हम तो फील्ड में जाते राजीव जी, हमने देखा है। और इलेक्शन कमीशन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत, इलेक्शन कमीशन में अगर बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, तो उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को भी एक मैंडेट है बीएलए का, बूथ लेवल एजेंट, जो कोऑर्डिनेट करेगा। मैं देखता हूं कि हर बीएलओ के ऊपर विपक्षी पार्टियों का एक बीएलए नहीं है। जब तक आपका बीएलए नहीं, और बीएलए है भी तो वो ट्रेन नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो डर जाता है, उसको नियम की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो इलेक्शन पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टियां, उनको भी कमर कसनी है।
लेकिन जो संजय राउत बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ता कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनको क्या चिट्ठी लिखते हैं, वो अनाप शनाप भाषा में जवाब देते हैं और उनका गोदी मीडिया उनके साथ है, वो उसका गाना बजाएगा। इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही मतदाता खुद तय करे। रिटर्निंग ऑफिसर के पास, चाहे वो बीएलओ के पास, चाहे वो मुख्य चुनाव अधिकारी के पास राज्य के, चाहे वो दिल्ली में अशोक रोड में बैठे के 3 मूर्ति के पास, इनको जब तक आप जवाबदेही इनकी मतदाता क्लियर नहीं पूछेगा तब तक ये डेमोक्रेसी को सिक्के की तरह उछाल देंगे। और आप पॉलिटिकल पार्टियों की रणनीति और रिबेल कितने कैंडिडेट खड़े हो गए और छोटी पार्टियों ने कितने वोट काट दिए, इसकी बड़ी माइक्रो एनालिसिस करते रहेंगे। असल खेल जो है वो चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराने और जिताने का हो रहा है जी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव की धांधली एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। इसके खिलाफ एक लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिसमें कि सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हों और तमाम जो जन संगठन है, चाहे वो मजदूर यूनियन है, चाहे वो किसान यूनियन, सब मतदाता है और इन सब की जवाबदेही है कि भारत की डेमोक्रेसी जीवित रहे। जो चुनाव में हो रहा है, अगर आप जाएंगे, मैं हरियाणा जाने वाला हूं इसी बात की तफ्तीश करने कि वहां हुआ क्या। अगले कुछ दिनों में कुछ विशेषज्ञों के साथ मैं जाने वाला हूं, तो वहां पे ये जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज को पता करना और उसको मोबिलाइज करना। अब जहां तक पॉलिटिकल जो सवाल है, देखिए राजीव जी, हम लोग सवाल तो कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी पर। महाविकास अघाड़ी के सीटों के अभी अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन 260 सीटों पर उनकी रजामंदी है। 288 में 260 सीटों पर, 28 सीटों पर बातचीत चल रही। उस तरफ क्या है, वहां 35 सीटों पर रजामंदी नहीं है, वहां भी तो ये हाल है। तो रणनीतिक फेलियर वहां भी है। क्या एकनाथ शिंदे को हम लोग बात कर रहे हैं जी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? मैंने कल भी कहा था राजीव जी की एक अघोषित नीति जम्मू कश्मीर में थी जिसका परिणाम हमने देख लिया कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गया। बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला का नाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन एक संकेत दे दिया गया था सीटों के तालमेल में। संकेत ऐसा जो है, अगर कांग्रेस अपने महासचिव स्तर को भेज रही है उद्धव ठाकरे के पास और उनको दिक्कत है किसी एक व्यक्ति से, उस व्यक्ति को हटा दिया उन्होंने बातचीत से, तो संकेत है कि वो उद्धव ठाकरे को तरजीह दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे का एक पोजीशन है। लेकिन क्या बीजेपी ने या जो महायुति है उसने एकनाथ शिंदे का नाम अनाउंस कर दिया कि वो भावी मुख्यमंत्री हैं? कौन है वहां भावी मुख्यमंत्री? अगर कल बीजेपी गठबंधन वहां जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अजित पवार बनेंगे कि एकनाथ शिंदे बनेंगे कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे? ये सवाल भी तो उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए ना। जब अगर तराजू वाली जो न्याय की मूर्ति है उसकी आंखों की पट्टी खुल गई है, उसको दिख रहा है, तो उसको दोनों पक्ष दिखना चाहिए। तो मेरा सवाल तो यही है कि क्या एकनाथ शिंदे भविष्य के मुख्यमंत्री हैं? ये बीजेपी बता दे या एकनाथ शिंदे खुद ही बता दे कि यही कॉम्बिनेशन रहेगा, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, अजित पवार उप मुख्यमंत्री और मैं मुख्यमंत्री। इसकी घोषणा वो कर दें तो कुछ जरा सवाल उधर भी फेंके जाए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी राजीव जी, देखिए वो बात तो आगे कंटिन्यूएशन में प्रशांत जी ने पूरी कर दी है, लेकिन एक बात सीजेआई का भी जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें सीजेआई की भी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि सीजेआई को कभी चुनाव आयोग को
नियुक्त करने में शामिल होना था, उस व्यवस्था को विधायिका ने खत्म कर दिया। तो आज सीजेआई का जो बयान कल वाला हमने सुना, सीजेआई कह रहे कि कोर्ट का काम विपक्ष के संसद में विपक्ष की तरह नहीं होता है, भूमिका निभाना नहीं होता है। भाई इसी बात को सीजेआई ऐसा क्यों नहीं कह सके कि कोर्ट का काम सत्ता पक्ष की तरह उसके साथ खड़ा होना नहीं होता है? ये बात भी तो कह सकते थे ना। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ खड़ा होना मेरा काम नहीं है। अरे आपको विपक्ष के साथ खड़ा होने कौन बोला? आप तो स्वायत्त संस्था हैं। क्या इस देश की स्वायत्त संस्थानों ने, जुडिशियरी ने कभी ये सवाल उठा कि वो विपक्ष के साथ खड़ा हो कि सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो? गवई जी का भी बयान उसी दिन सामने आया, वो भी भाषण दे रहे थे। उन्होंने बहुत जेन्युइन बात कही, न्यायपालिका पर सवाल उठाए, जिस तरीके से लोग कब किस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं पद पर रहते हुए, ये सब खत्म होना चाहिए। ये जस्टिस गवई जी ने भी कहा है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गणेश उत्सव मना रहे हैं, ये बात कहते हुए कि जुडिशियरी को विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। ये बात बोल क्यों रहे हैं? आप बोलिए जुडिशियरी को सत्ता पक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, ये बात बोलिए चीफ जस्टिस साहब। लेकिन इसी एक बात में कि उनका सिलेक्शन क्या है बोलने का, उनकी मानसिकता उजागर हो जाती है, गणेश उत्सव दिखने लगता है। तो ये बात बस मैं इतनी टिप्पणी और जोड़ता हूं। जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे भी समझूं कि ये चुनाव की बात, चुनाव सुधार की बात, चुनाव आयोग की बात, समय थोड़ा कम है लेकिन इन सब की बात इसके पैरेलल चल रही है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि हम उस माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, 99 सीटें घोषित हो गई, 99 उम्मीदवार घोषित हो गए कि 66 उम्मीदवार घोषित हो गए, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव की बात है, चुनाव की जो चुनाव आयोग के तरफ से जो बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए, या अब प्रेम कुमार जी जो बात कह रहे हैं कि दो पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कानून जिसमें सीजेआई का जिक्र कर रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र कर रहे हैं, जो 10 नवंबर तक अपनी कुर्सी पर रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे सीजेआई, फिर चर्चा ऐसी ही होगी। तो देश में जो चल रहा है इस पे चर्चा, और खुल के हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आगे भी करते रहें। जो भी है सच को सच और झूठ को झूठ, गलत को गलत बोलते आए हैं, वो कहते रहेंगे। कई बार लोगों को पसंद बातें नहीं आती हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसी ढर्रे पे देखना सुनना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं क्रिटिसाइज ना हो, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो कर रही है बिल्कुल सब सही कर रही है, यही कहते रहें, कांग्रेस को कहीं वो ना करें। लेकिन जो बात कांग्रेस की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी की नहीं है, बात बीजेपी की भी है, और बीजेपी भी अगर गलत कर रही है तो हम लगातार कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चुनाव सुधार बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें इन दोनों राज्यों की जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख, राजीव जी जिस तरीके से आप देखते हैं कि मैनेजमेंट की अलग अलग फील्ड खुलकर सामने आ रही है, उसी तरह एक नई चीज पिछले कुछ वर्षों में देखने में आई है, वो है इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट वही होता है जो बिजनेस मैनेजमेंट में माल बेचने का तरीका होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट में वोट कबाड़ने का तरीका होता है। बिजनेस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि कैसे फर्जी डिमांड क्रिएट करिए, कैसे नए ग्राहक बनाइए, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट इसमें सिखाया जाता है कि कैसे मतदाताओं को आखिरी क्षण पर प्रभावित कीजिए। और इसके नए नए रूप हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं, जिनकी तरफ न चुनाव आयोग ध्यान देता है, न प्रशासन ध्यान देता है, और ये पूरा खेल धनबल और बाहुबल का होता है। कुछ लोग हैं जो चुनाव जीतने में माहिर हैं, उनका तरीका ये कि जब मतदान होता है तो वे देखते हैं कि जो जिस इलाके के लोग उनके यहाँ वोट देने वाले नहीं हैं, वे उन लोगों को समूह में बुलाते हैं और कहते हैं कि शाम को हम आपको 2000 रुपये देंगे। वो तब देंगे जब आप शाम को आएंगे और अपनी उंगली दिखाएंगे, उस पर अगर स्याही नहीं लगी है तो हम आपको पैसे देंगे। यानी आप वो इस तरह से लोगों को वोट देने से रोकते हैं।
फिर एक तरीका उनका यह है कि वो कहेंगे देखिए साहब चुनाव इस तारीख को है, आपको वोट देना नहीं है, आपके लिए हम विशेष बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको अजमेर शरीफ के दर्शन करना है, आप बस में जाइए, आपके जाने आने की व्यवस्था हमारी, खाने पीने ठहरने की व्यवस्था हमारी, और आपको आपकी दैनिक मजदूरी के पैसे भी हम देंगे। तो ये ऐसे ऐसे तरीके मैनेजमेंट के जुटा लिए गए हैं, और इसमें कहने में कोई दो जरा भी संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट में महारत हासिल कर रखी। यानी जब हमको लगता है कि जीतती हुई बाजी कोई हार जाता है और बीजेपी हारती हुई बाजी जीत जाती, तो लगता है कि कैसे हुआ। तो ये सारी तैयारियां वो है जो निहायत ही अनैतिक रूप से चुनाव को प्रभावित करती। और चूंकि चुनाव आयोग हमारा इतना बेचार और लाचार है कि वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता कि आखिर बड़े बड़े चंक में लोग वोट देने आए ही नहीं, चुनाव के पहले दूसरे शहरों में चले गए, तो उनके पीछे क्या दादागिरी है, क्या कारण है। तो चूंकि आप देखिए कि जहां सत्तारूढ़ पार्टियां, वहां चुनाव के पहले कैसे नियुक्तियां हुई, तमाम डीएम की नियुक्तियां, पुलिस अधीक्षकों की नियुक्तियां इसी आधार पर होती। और मध्य प्रदेश में तो एक और चीज होती है, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को कम वोट मिलते हैं या बीजेपी के उम्मीदवार हारते हैं, वहां के जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के तबादले ऐसी जगह पे कर दिए जाते हैं जो सजा याफ्ता माने जाते हैं। तो ये सारी तरीके, अनैतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग इनकी तरफ बिल्कुल भी देखता नहीं। राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग, और इसकी बात क्यों नहीं हो, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी आयोग की है तो आयोग की बात होनी चाहिए। और ये चुनाव आयोग का काम है कि कम से कम इस संस्था पे लोगों का भरोसा जागृत हो, भरोसा बने। चुनाव और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो किसी भी तरह से इन प्रकार चुनाव जीतना चाहती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में ही ये सब कुछ हो रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएं या कुछ और हो रहा हो या वोट चुराए जा रहे हों। ये हर दौर में होता रहा है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब बैलेट पेपर्स कहा जाता है लूट लिए जाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ भी मजबूती के साथ कई बार चुनाव आयोग के ऐसे अधिकारी आए, ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त आए जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिसमें टी.एन. शेषन का नाम बार बार आता है, जिनको चुनाव सुधार के लिए माना जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। अब आज के दौर में जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम लेते ही हमारे 90% हमारे साथी जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि कैसा चुनाव आयोग है, कैसा चुनाव आयुक्त है। और ये बात आखिर क्यों चुनाव आयुक्त के ऊपर से या चुनाव आयोग के ऊपर से भरोसा उठ गया है। और ये भरोसा वो जीते ना जीते, लेकिन पार्टियां चुनाव जीतें इसकी गारंटी कौन लेगा, या ये हम देखेंगे कि नहीं जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। इसीलिए जो चर्चा है बहुत गहन, इसके डीप में जाने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है। और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम इस चर्चा में कहना क्या चाह रहे हैं। बार बार खुल के कई बार हम कह चुके हैं, हमारे साथी प्रेम कुमार जी और खुल के उन्होंने सीजेआई तक के बारे में बातें अपनी कहीं। और कल शनिवार, हर शनिवार को आप देख लीजिए, पिछले 2 साल से हमारे सीजेआई साहब लगभग 2 साल रहे, और 2 साल से उनको हर शनिवार को आपने सुना होगा किसी न किसी अच्छे प्रवचन के रूप में, प्रचारक के रूप में आपने सुना होगा। अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुनकर बहुत मजा आता है। लेकिन सोमवार को जब वो पहुंचते हैं और जब वो फैसला सुनाते हैं तो क्या रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। वही शुरू में जैसा मैंने कहा था इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में, वही हमारे मित्र भी कह रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के किसी नेता ने बताया था कि महाराष्ट्र में अधिकतर सीटों पर 10,000 से अधिक कुछ वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है, कुछ उन लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं, कुछ अलग से जोड़ दिए गए हैं। तो ये आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इलेक्शन मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए। वो उसका काम उसी समय से शुरू होना चाहिए जब वोटर लिस्ट बनती है या क्षेत्रों का जो परिसीमन होता है, कुछ वोट इधर से उधर कर देते हैं, इस क्षेत्र से हटा करके उस क्षेत्र में कर देते हैं, तो इन सबका बहुत असर पड़ता है। लेकिन अब इस पे पहले कांग्रेस करती थी, मुझे लगता है कि 70 के शुरुआती दशक तक, 70 के दशक के शुरुआती वर्षों तक कांग्रेस करती थी। कांग्रेस में ग्रामीण लेवल पे ऐसे कार्यकर्ता होते थे जो समर्पित भाव से जब वोटर लिस्ट बनती थी उसमें देखते थे कि उनके किसी ने
लोगों के नाम जुड़े, कितने लोगों के नाम कटे हैं, जो कटे हैं उनको फिर से जुड़वाते थे लोग, या उस समय भी उनको चूंकि अपने ढंग से, अपने हिसाब से अपने विरोधियों का कुछ छटनी करवाना होता था, वो लोग छटनी भी करवा लेते थे, तब बाकी पार्टियां उसमें नहीं थी। अब उस काम को कांग्रेस ने धीरे धीरे छोड़ दिया, या उनका जो लोकल वर्कर्स था उसके साथ कनेक्ट धीरे धीरे कांग्रेस के लीडरशिप का कम होता गया। इसको भाजपा ने पकड़ लिया, भाजपा ने उस खेल को समझ लिया, उसी को के हिसाब से, अच्छा उसके लिए बहुत सुविधाजनक है, मुस्लिम है तो उसका नाम निकाल दो, यादव है तो उसका नाम निकाल दो, दलित आदिवासी है तो उसको देख लो कि किस तरह का है, जाटव है, चमार है, इस तरह के लोग हैं तो उनका नाम निकाल के पार कर दो, बाकी जो है तो उनको अपना हम जोड़ लेंगे। तो ये सारा खेल वो कर रहे हैं। लेकिन अब इसको जो, जैसे आज 2 दिन पहले अगर बयान आया होगा 10,000 वोटों में हेरफेर किया है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये बात अगर उसी समय जब वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा था उस समय अगर आप सामने लाते, आपके वर्कर्स निकाल के लाते और लड़ते उसके हिसाब से, तो साथ बात कुछ और बनती। लेकिन अब तो चुनाव आयोग कहेगा कि अब तो साहब अब चुनाव होने जा रहा है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या हेरफेर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, उसको आपको इलेक्शन मैनेजमेंट उस ढंग से करना होगा। पोलिंग एजेंट आपका कैसा होगा, काउंटिंग एजेंट कैसा होगा, उसको कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या सिचुएशंस राइज करेंगे उसके साथ रहेगा। बहुत बार हो जाता है कि आप 500 वोट से आगे चल रहे हैं और जीत गए, हल्ला हो गया, सब चले गए, और पता लगा कि कुछ इधर उधर करके हेरफेर करके किसी और को सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक आप अपनी सीट से हटेंगे नहीं। ये सारी चीजें होती हैं, मतलब हम लोगों ने भी देखा अपने चुनाव में, अपने पिताजी के चुनाव में मैं देखता था इसको जी। तो वो है एक सबक, उसको आपको करना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि देखिए चुनाव आयोग तो वही करेगा, वही चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की या चुनाव आयुक्तों की जिस ढंग से नियुक्ति हुई है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जो तटस्थ बॉडी थे उसको हटा दिया, मतलब सरकार के 2 हो जाएंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, तो 2 और 1 के बीच में तो सीधी सी बात है सरकार का ही आदमी आएगा, तो सरकार जिसको नियुक्त करेगी वो सरकार के गीत गाएगा। अब राजीव कुमार जिस उदंडता के साथ बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हैं, मतलब ये चुनाव आयोग का काम है। मुख्य चुनाव आयोग तो ये बयान है कि साहब हरियाणा के जनादेश ने आपको साबित कर दिया कि आप गलत हैं। अरे जनादेश तो मैनेज भी हो सकता है ना, यही तो अपोजिशन कर रहा है, तो उसको आप उछल से खिल्ली उड़ाते हुए बात कर रहे हैं। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, और एलन मस्क बार बार कह रहा है कि नहीं साहब ईवीएम हैक हो सकती है जी। जो सबसे बड़ा इस समय दुनिया में आईटी के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो आदमी है, वो अगर कह रहा है कि हैक हो सकती है तो उसकी बात पे हम भरोसा क्यों नहीं करेंगे। राजीव कुमार को क्या है, लेकिन वो सभी अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। और सीजेआई का बयान है, देखिए उसमें मैं थोड़ा सा प्रेम कुमार से भी असहमति करूंगा। यह भी कहना गलत होगा कि सत्ता पक्ष के हम नहीं हैं। आपको तो यह कहना होगा कि न तो हम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हो के साथ खड़े होंगे, न विपक्ष के होंगे, हम तथ्यों और साक्ष्यों के साथ होंगे, उसके हिसाब से हम फैसले करेंगे। लेकिन आज नहीं तो कल हमारे सीजेआई धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ को ये लिखना पड़ेगा, इतिहास में दर्ज होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसला कि साहब हम तथ्यों साक्ष्यों पे फैसला नहीं करते हैं, हम फैसला करते हैं कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए। ये दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट होगी जिसने ये फैसला किया। माना कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना अपराध था, माना कि वहां पे कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन चूंकि जन भावना है, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस है, तो उसके लिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए साहब वहां पे हम चाहते हैं कि वहां पे मंदिर बने। ये कोई फैसला हो सकता है, इन्होंने ही दिया था। और जो 5 जजों की जो बेंच थी, 5 को लाभ के पद दिए गए। इस पर भी कभी आज नहीं तो कल उनको रियलाइज करना होगा। बहुत बयान देते हैं, बहुत भाषण देते हैं, तो कभी उस पर लिखना भी चाहिए उनको कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया। ये सारी चीजें हैं। इस पर तो चूंकि एक ऐसा दौर चल रहा है राजीव जी, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं में अतिक्रमण करना, उनका दुरुपयोग करना, ये नियम बन गया है, एक तरह से एकदम कानून बन गया है। अब उसके हिसाब से सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन वही है कि उसकी काट के लिए अपोजिशन को पूरी तरह से तैयारी करनी होगी, लामबंद होना होगा, एकजुट होना होगा, एकजुट चेहरा पेश करना होगा, और तब बात बनेगी। ऐसा नहीं है, देखिए जब जन उभार हो जाता है शुरू, तो उस पर फिर चुनाव आयोग या ये सब सारे लोग कुछ कर नहीं पाते। जब लगता है कि नहीं माहौल बदल गया, भाई यूपी में क्यों नहीं कर लिया आपने? यूपी में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई ना, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में भी आ गई ना, बीजेपी की बहुत नीचे चली गई ना सीटें,
जो लोग करते थे कि साहब 70-80 सभी सीटें जीतेंगे, वो कितने पे आके सिमट गए। तो ये सारी चीजें हैं, बस वही है कि एक तो जनता को जागरूक, देखिए जनता की ये जिम्मेदारी नहीं बन सकती है कि वो जागरूक होकर के सारा काम, भाई उसका तो कोई स्टेक पे नहीं है। सच बात तो ये है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जनता उसकी प्रायोरिटीज में नहीं होती है, जनता के साथ उसका जुड़ाव नहीं रहता है। जहां जनता के साथ जुड़ाव रहता है वहां जनता सामने आती, उसको लगता है कि यार ये जीते वो जीते, हम क्या कर सकते हैं। तो ये भावना उनके अंदर आपसे निकालनी होगी और बताना होगा कि नहीं, लोकतंत्र में तुम्हारी क्या भूमिका है, हमारी क्या भूमिका, हम अपनी भूमिका निभाएंगे, तुम अपनी भूमिका निभाओ। तो ये है, ये तो खैर एक लंबी बहस का विषय हो जाएगा राजीव जी, लेकिन ये जरूर है कि आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या जो इंडिया अलायंस है वो एक मजबूत ताकत के रूप में ही रहेगा, और थोड़ा बहुत जो नीचे ऊपर होगा उसको शरद पवार बैलेंस कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। झारखंड में भी अगर थोड़ी सी सद्बुद्धि लोगों को आ जाएगी कि भाई जो भी बात करनी हो आपस में बैठ करके बात करो, बाहर बयान मत दो, बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे बात हो रही समाजवादी पार्टी की, वो 12-13 सीटें मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो अबू आसिम आजमी का मैंने ये भी बयान देखा था कि 5 उम्मीदवारों का हमने नाम दे दिए हैं, पहले से दे दिए हैं, ताकि उन लोगों को लगे कि हम इन सीटों पे गंभीर हैं। तो मुझे लगता है 2 विधायक उनके पास हैं और 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पे नंबर 2 पे वो रहे, दूसरे नंबर पे रहे हैं। तो इस तरह से 5-1 सीट दे सकते हैं चाहे तो, अगर उसको रखना साथ में, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कौन जीतेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया अलायंस एकजुट चेहरा बनकर के आएगा कि नहीं आएगा, इस पर ही चुनाव मुनस्सर करेगा। और एक मंच से मुझे लगता है कि सारे जितने चीफ मिनिस्टर्स हो, जब आप चुनाव का श्रीगणेश करने जा रहे हो, वो राहुल गांधी जी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी होंगे, शरद पवार जी होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, या इन पार्टियों के और नेता होंगे, लेकिन जितने अपोजिशन के मुख्यमंत्री हैं, इंडिया अलायंस के जितने मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो चुनाव लड़ रहे हो कि न लड़ रहे हो, उनकी पार्टी लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, लेकिन उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए और उनकी एक अपील होनी चाहिए। ये काम हम मध्य प्रदेश में ये लोग नहीं कर पाए, ये काम राजस्थान में नहीं कर पाए, ये काम छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, ये काम हरियाणा में भी नहीं कर पाए। अगर महाराष्ट्र में भी नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये इनकी कमजोरी साबित होगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुल जमा बात यही है कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो अच्छी फाइट दे सकता है और रिजल्ट अपने पक्ष में कर सकता है। रिजल्ट पक्ष में आने के बाद एक मुख्यमंत्री जो अनुभव कर रहे हैं उसको चलते चलते सुन लीजिए। बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कर रहा हूं मैं। उमर अब्दुल्ला रिजल्ट आने के बाद क्या कह रहे हैं सुनिए ज़रा, सुन लीजिए, फिर चलते हैं, इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। सुनिए ज़रा उमर अब्दुल्ला को। इस साल हमने सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, थक गए ना। इलेक्शन लड़ के परेशान हो गए। साल शुरू हुआ तो पार्लियामेंट की तैयारी की, पार्लियामेंट हुए, कुछ नतीजे ऊपर नीचे, मेरा तो ज्यादा ही नीचे था। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि उठूंगा कैसे, लेकिन अल्लाह ताला का करना देखे ना। मुझे उस वक्त साथी कहते थे कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मैं कहता था होगा, लेकिन अंदर अंदर से मैं सोचता था क्या अच्छा हो सकता है ना, अभी तो इलेक्शन हारा हूं, इसमें अच्छाई कहां होगी। लेकिन देखे ना क्या है, उस वक्त कई सारे ऐसे थे अफसर, बाकी दोस्त, जिनको लगा होगा ना खत्म, गए मोकलियो, जाओ नाप लो रास्ता। अब वो लोग जिन्होंने 5 साल सलाम का जवाब नहीं दिया, आज जनाब वो मुझे मैसेज करते हुए थकते नहीं हैं। मैं कहता हूं ना, कुदरत भी क्या चीज है। 5 साल एक मैसेज भी नहीं कि जनाब आप ठीक हो, जिंदा हो, हम क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं या नहीं। अब मैं सुबह उठता हूं तो गुड मॉर्निंग सर, 1 बजे फोन देखता हूं तो सर लंच के लिए क्या खाया, 8 बजे फोन देखता हूं सर डिनर में क्या था, आपके लिए कुछ भेजूं तो नहीं, और 10 बजे रात को गुड नाइट सर,
प्लीज अच्छे से सो जाइए। ए राम। लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग को इनका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम में घमंड आया, अगर हमें ये लगा कि हम अब बहुत बड़े 30 मार खान हैं और बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है, जिस तरह लोगों ने आज हमें मौका दिया, खुदा ना खास्ता अगली बार लोग हमें सजा देंगे। तो पहले दिन से हमें यह तय करना है कि हम इस हुकूमत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत का अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हुकूमत हमारे लिए नहीं है, हम खिदमतगार हैं। तो सुन रहे थे ये बहुत शानदार भाषण आज उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ये भाषण आज सुबह सुबह दे रहे थे और उसी की एक छोटा सा उसका हिस्सा आप तक हम रख रहे थे। बहुत इम्पॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि कैसे 20 साल से चुनाव में जीत और हार सब कुछ देखते रहे, लेकिन आज फिर से उसी मुकाम पे पहुंचे हैं और अपने अनुभवों को यहाँ साझा कर रहे थे उमर अब्दुल्ला। और इससे उन तमाम विपक्ष के नेताओं को सबक लेना चाहिए और जो निराश होकर बैठे हैं उन दर्शकों को भी कह रहा हूं और उन पॉलिटिशियंस को भी कह रहा हूं, जो निराश हैं उनको निराशा हटाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हुकूमत हमेशा एक आदमी के साथ बंधे हुए आप नहीं पाए होंगे और यहाँ कोई आज है इस कुर्सी पे, कल कोई और होगा। लेकिन जब आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से आपकी निराशा जो है और बढ़ जाती है, उसको दूर कीजिए। बहुत कुछ बाकी है। उमर अब्दुल्ला के ये भाषण बार बार सुना इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि वही बात कि ये हुकूमत जो है वो अलग है और हम खिदमतगार हैं, हमारा काम है सेवा करना, सेवक हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सेवक बने रहिए। और जिनको लगता है कि चुनाव आयोग मेरी जेब में और सुप्रीम कोर्ट मेरी मुट्ठी में और सब कुछ हमारे हाथ में है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम लोगों ने 20वीं शताब्दी को भी देखा और 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हैं, इसलिए बहुत कुछ 20वीं में भी देखा है और बहुत कुछ ये 21वीं जो सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, इसमें हम लोग देख रहे हैं और बहुत कुछ होते हुए देख रहे हैं, गुजरते हुए देख रहे हैं। हम लोग इसी दौर में, जिस दौर में आज हम अपने देश के चुनावों की बात कर रहे हैं, इसी दौर में हम रूस और यूक्रेन को देख रहे हैं और इसी दौर में हम लीबिया, इजराइल और फिलिस्तीन को भी देख रहे हैं, ईरान को भी देख रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है। उधर अमेरिका के चुनाव को भी देख रहे हैं, ट्रंप को भी देख रहे हैं और एक राष्ट्रपति जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने सामने अपने नाम के साथ साथ कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ाया, वो भी हम देख रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है इस देश में, तो इसीलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ हमारे तमाम साथी, 5 साथी आप लोग हैं, आप लोगों के बीच, कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां महाराष्ट्र और झारखंड और उसमें भी बीजेपी ने टिकट की घोषणा कर दी और कांग्रेस ने या सहयोगियों ने नहीं की। इससे आगे निकल के या हरियाणा का चुनाव कांग्रेस हार गई और अब कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है आगे। तो थोड़ी हिम्मत रखिए और निराशा को दूर भगाइए और उमर अब्दुल्ला के इस भाषण को बार बार सुनिए, हिम्मत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, और आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, शाहिद नईम साहब हैं, सुमित बख्शी साहब हमारे साथ हैं और शिवानी सचदेवे हमारे साथ हैं, लुइस